स्टूडेंट्स, क्लास 10 में सोशल साइंस में चैप्टर नंबर 4 में लेक्चर नंबर 13 के माध्यम से आज हम लोग जो है औपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता का अध्ययन करेंगे। स्वतंत्रता के बारे में अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो इसके पहले हम लोगों ने द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में और उसके परिणामों के बारे में अध्ययन किए। आज जो हम लोग औपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता का अध्ययन करते हैं। अधिकांश उपनिवेशों का स्वाधीन राष्ट्र बनना यानी स्वतंत्र होना तथा ब्रेटन वुड्स व्यवस्था की विकासशील देशों की तवज्जो देना। अधिकांश विश्व युद्ध समाप्त होने के बावजूद विश्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी यूरोपीय देशों के औपनिवेशिक शासन के ही अधीन था, क्योंकि औपनिवेशिक शासन जो है यूरोपीय देश जो है अधिकतर बनाए थे। पहला विश्व युद्ध खत्म हो गया, दूसरा विश्व युद्ध भी खत्म हो गया, लेकिन फिर भी यूरोप महाद्वीप के अधिकांश देश जो है अपना औपनिवेशिक देश बनाए हुए थे। युद्ध के अगले 2 दशकों में एशिया और अफ्रीका के अधिकांश उपनिवेश स्वतंत्र एवं स्वाधीन राष्ट्र बन चुके थे। युद्ध के 2 दशक यानी 1945 से 1965 के बीच में एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप के अधिकांश जो उपनिवेशिक राष्ट्र थे स्वतंत्र हो चुके थे, अपने आप को आजाद करा चुके थे यूरोपीय देशों से। लेकिन ये देश अभी भी गरीबी और संसाधनों की कमी की समस्या से जूझ रहे थे। कुछ देश अभी भी गरीबी की समस्या से जूझ रहे थे। जो देश औपनिवेशिक थे, स्वतंत्र भले हो गए थे, लेकिन गरीबी उनके पास थी, क्योंकि उनका सारा संसाधन जो है जिनका औपनिवेशिक था देश था, वे सभी लोग लूट ले गए थे। दीर्घकालीन औपनिवेशिक शासन के कारण उनके समाज और अर्थव्यवस्थाएं काफी अस्त व्यस्त हो चुकी थीं। लंबे समय तक औपनिवेशिक शासन उनके ऊपर शासन करता रहा, उन देशों के ऊपर, और जिससे उनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई, अस्त व्यस्त हो गई। वहां का सारा संसाधन भ्रष्ट हो गया, नष्ट हो गया, समाप्त हो गया। औद्योगिक राष्ट्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु IMF और विश्व बैंक का भी गठन किया गया। जो औद्योगिक राष्ट्र हैं, जो उद्योग बड़े मात्रा पे लगा रहे हैं, ऐसे देशों के लिए बैंक बनाया गया, विश्व का बैंक बनाया गया, जिससे विश्व के बहुत सारे देश उससे ऋण ले सकते थे। ये दोनों संगठन पूर्ण उपनिवेशिक में व्याप्त निर्धनता की समस्या और विकास की कमी से निपटने में दक्ष नहीं थे। दूसरी ओर जिस प्रकार जापान और यूरोप ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं को पुनर्गठित किया, तो जापान ने दोबारा अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, उसी तरह यूरोप ने भी अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। उसे देखते हुए पूर्व उपनिवेशिक देश IMF और विश्व बैंक पर अधिक निर्भर नहीं रहना चाहते थे कि विश्व बैंक तो कर्जा हमें देगा तो उससे हम काम चला सकते हैं। लेकिन जापान को देखिए, वो कर्जा भी नहीं लिया और अपनी अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत कर लिया। तो हमें उससे उदाहरण लेते हुए, उसकी प्रेरणा लेते हुए हमें उस रास्ते पे चलना चाहिए जिस तरह से जापान पूरी तरह से बर्बाद होने के बाद भी आज जो है उसकी अर्थव्यवस्था बहुत ही मजबूत हो गई। परिणाम स्वरूप 50 के दशक के अंतिम वर्षों में ब्रिटेन वुड्स संस्थान विकासशील देशों पर अपना ध्यान बढ़ा दिया। विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था और ब्रिटेन व फ्रांस का नियंत्रण कैसे हुआ? विश्व के तत्कालीन अल्प विकसित राष्ट्र, यानी जो कम थोड़े मोड़े विकसित हुए थे, विकासशील के रास्ते पे चल रहे थे, विकास के रास्ते पे चल रहे थे, उपनिवेशों के रूप में पश्चिमी साम्राज्यवादी देशों के अधीनस्थ थे। विडंबना यह है कि नव स्वाधीन देशों के रूप में भी अपने देश की जनता को गरीबी और पिछड़ेपन की गर्त से बाहर निकालने के लिए उन्हें ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों या संस्थानों की सहायता लेनी पड़ी जिस पर अब उन्हें साम्राज्यवादी औपनिवेशी देशों का वर्चस्व ही था।
भले ही आजाद हो गए, गरीबी से जूझ रहे थे और उन्हें जो है उन्हीं देशों से सहायता लेनी पड़ी जो साम्राज्यवादी देश थे, उन्हीं का वर्चस्व था उस संगठन पे। ऐसे संगठन से वे सहायता लिए। इस प्रकार औपनिवेशीकरण की बहुत साल बीत गए। तो बहुत साल बीत जाने के बाद भी विभिन्न नव स्वाधीन देशों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से यानी पहले की तरह से रही, अर्थात इस पर औपनिवेशिक शक्तियों का ही नियंत्रण बना रहा। जो देश पहले ब्रिटेन या फ्रांस के उपनिवेश रह चुके थे, तो हमारा देश किसका उपनिवेश रह चुका था? ब्रिटेन का। तो जो देश ब्रिटेन या फ्रांस का उपनिवेश रह चुका था अथवा जहां कहीं भी उनकी राजनीतिक वर्चस्व रह चुका था, वहां के महत्वपूर्ण संस्थानों, उदाहरण के लिए खनिज संपदा, भूमि पर भी तक ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनियों का ही नियंत्रण था। इतना ही नहीं, वे इस नियंत्रण को अभी भी किसी भी कीमत पर छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे। स्वतंत्र हो जाने के बाद भी वे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे अपने नियंत्रण को। इसके अलावा प्रायः अमेरिका सरीखे शक्तिशाली देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी विकासशील देशों के प्राकृतिक संसाधनों का अल्प कीमत पर दोहन करने लगी। तो अमेरिका भी इसे जो अछूता नहीं रहा। अमेरिका ने जो है बहुत सारे गरीब देशों की प्राकृतिक संसाधनों को जो है बहुत कम मूल्य दे करके वहां से उनका अधिक दोहन किया। तो इस तरह से वर्चस्व किसका बना रहा? औपनिवेशिक शक्तियों का। नवीन अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली और G77 50 और 60 के दशक में अधिकांश विकासशील देशों को पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्थाओं से तीव्र गति से भी कोई लाभ नहीं हुआ। अतः उन्हें एक नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली NIEO के लिए आवाज उठाई कि नई हमारे लिए एक संस्था बनाई जाए और उसमें ऐसी व्यवस्था हो जिसमें उन्हें यह आशा थी कि उनका अपने संसाधनों पर सही अर्थों में नियंत्रण हो सके, दूसरा देश उनके संसाधनों पर नियंत्रण न रख सके। इसलिए उन्होंने ऐसी संस्था की मांग की। विकास के लिए अधिक सहायता मिल सके, ऐसी संस्था बने। कच्चे माल का सही दाम हमें मिल सके, ऐसा संस्था बनाया जाए। अपने तैयार मालों को विकसित देशों के बाजारों में बेचने के लिए बेहतर पहुंच हमें हो। हमारा देश विकासशील देश है, तो हमारे देश में जो वस्तुएं बन रही हैं वो जो है विकसित देशों में हम बेच सकें, उसको ले जा करके, ऐसी हमें सुविधा मिले। तो सुविधा कौन दिलाए? ऐसा कोई संस्था हो। अपने लक्ष्य को पाने के लिए विकासशील राष्ट्र G77 के रूप में संगठित हो गए। जो भी विकासशील देश थे तो एक संस्था के रूप में G77 के रूप में गठित हो गए। तो G77 कैसा संगठन हुआ? विकासशील देशों का संगठन हुआ। कैसा संगठन? विकासशील देशों का संगठन हो गया। G77 एक संस्था बनाई। इसी आधार पर G77 को ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया कहा जाता है। तो ब्रिटेन वुड्स का समापन और वैश्वीकरण की शुरुआत फिर चालू हुई। ब्रिटेन वुड्स का समापन और वैश्वीकरण की शुरुआत, यानी पूरा विश्व एक होना, ये पूरा विश्व एक बाजार के रूप में उभरा, शुरुआत हुई। अमेरिका एवं विकासशील देशों की कमजोर आर्थिक स्थिति और बेरोजगारी की समस्या, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात कई वर्षों तक तीव्र गति से और स्थिर वृद्धि के बावजूद भी संसार में सब कुछ संतोषजनक नहीं था। 60 के दशक से ही दूसरे देशों में अमेरिका ने भारी निवेश किया
1960 के दशक से ही अमेरिका ने भी दूसरे देशों में अपनी पूंजी का निवेश किया, कंपनियां खोली, बहुराष्ट्रीय कंपनियां खोल दी वहां उन देशों में। परिणाम स्वरूप उसकी वित्तीय प्रतिस्पर्धा क्षमता कमजोर पड़ गई। यही कारण थी कि अमेरिकी डॉलर भी संसार की प्रधान मुद्रा के रूप में अब पहले जैसा सम्मानित और निर्विवाद नहीं रह गया। सोने की अपेक्षा डॉलर की कीमत अब गिरने लगी थी। अंततः स्थिर विनिमय दर की व्यवस्था विफल हो गई और प्रवाहमयी अथवा अस्थिर विनिमय दर की व्यवस्था ने इसका स्थान ले लिया। 70 के दशक की बात अगर हम करें तो उसके मध्य में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान अधिक परिवर्तनशील हो चुके थे। अभी तक विकासशील देश अपने कर्जों और विकास संबंधी मदद के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की शरण लिए। जो भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं बनी उसका विकासशील देश उनकी शरण में चले गए। परंतु अब इन देशों को पश्चिम के व्यावसायिक बैंकों और निजी ऋणदाता संस्थाओं से ऋण लेने के लिए विवश किया जाने लगा कि हमसे उधार लो, हमसे कर्जा लो, जबरदस्ती किया जाने लगा। ऐसा कौन किया? जो औपनिवेशिक शक्तियां थी। औपनिवेशिक शक्तियों के बैंकों ने गरीब देशों के ऊपर एक दबाव डाला कि हमसे कर्जा लेकर के आप काम करो, लेकिन काम करो। इन कारणों से विकासशील देशों में समय समय पर ऋण का संकट भी मंडराने लगा। इसे कारण उनकी आय में गिरावट आ गई और साथ साथ उनके देशों में निर्धनता भी बढ़ने, गरीबी भी बढ़ने लगी। यह समस्या सबसे अधिक अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में सामने आई। उपयुक्त समस्त स्थितियों के साथ ही साथ समस्त विश्व के सामने बेरोजगारी की समस्या भी मुंह बाए खड़ी हुई थी। पूरे विश्व के सामने बेरोजगारी की समस्या बढ़ गई। अमेरिका जैसे देशों के सामने भी बेरोजगारी की समस्या भी बढ़ी थी। 90 के दशक में आरंभिक वर्षों तक यहाँ बहुत अधिक बेरोजगारी रही। 70 के दशक के अंतिम वर्षों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी ऐसे एशियाई देशों में ही अपने उत्पादों को केंद्रित करने लगी जहां कम वेतन दिए जाते थे। उसके बाद सोवियत संघ जो बना था उसका भी विघटन हो गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ की स्थापना हुई थी, उसका भी विघटन हुआ एवं चीन की आर्थिक नीतियों का विश्वव्यापी प्रभाव पड़ा। तो चीन ने अपनी आर्थिक नीति बनाई जिसका उसका जो है चीन की नीतियों का पूरे विश्व के ऊपर प्रभाव पड़ा। क्या प्रभाव पड़ा? 1949 की क्रांति के बाद से ही चीन विश्व अर्थव्यवस्था से अलग थलग रहा। इस अवधि में चीन द्वारा नई आर्थिक नीतियां अपना करके आर्थिक प्रगति की गई, आर्थिक विकास किया गया चीन का। चीन ने नई नई नीति अपनाया अपना। सोवियत के खेमे में विघटन हो गया, बिखराव हो गया और पूर्वी यूरोप से में सोवियत शैली पर आधारित व्यवस्था के समाप्त होने के उपरांत ही विभिन्न देश पुनः विश्व अर्थव्यवस्था का अंग बन गए फिर से दोबारा। अन्य एशियाई देशों की तुलना में चीन में श्रमिकों को दिए जाने वाला वेतन भी कम था। चीन ने अपने श्रमिकों को वेतन बहुत ही कम दिया और ज्यादा आर्थिक अर्थव्यवस्था को प्राप्त किया। परिणाम विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां ने ऐसे देशों में काफी निवेश किया। ये कंपनियां विश्व बाजार पर अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए प्रतियोगिता कर रही थी। हमारे देश में आज अधिकांश जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण और खिलौने आदि दिखाई देते हैं या तो वे चीन के बने हुए हैं अथवा चीन के उत्पादों से जैसे लगते हैं। यह चीनी अर्थव्यवस्था की ही अल्प लागत अर्थव्यवस्था और वहां दिए जाने वाले कम वेतनों का ही परिणाम है कि वो बहुत कम मूल्य पर जो है वस्तुओं का उत्पादन करती हैं, क्योंकि वे कम पैसे खर्च करती हैं उसको बनवाने में। अपने उद्योगों को कम देने वाले देशों में स्थानांतरित करने के लिए विश्व व्यापार और पूंजी प्रवाह भी प्रभावित हो गया। पिछले 2 दशकों में भारत, चीन, ब्राजील आदि देशों की अर्थव्यवस्थाओं में अत्यधिक परिवर्तन हुए हैं। इसके परिणाम स्वरूप संसार का आर्थिक भूगोल पूरी तरह से आज बदल चुका है। तो ये पाठ जो था भूमंडलीकृत विश्व का बनना, बस इस पाठ में इतना ही है। तो अगले जो है आपके लेक्चर में जो है कुछ होमवर्क के रूप में क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।